तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनीता। वो कह रही है जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है उसके बाद भी तुमने उसके ऊपर ये ठंडा पानी फेंक दिया। देखिए भूपेंद्र जी, वैसे तो मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ज्यादा इस लड़की के चक्कर में सुनाया ना तो मैं इस लड़की को उठाकर घर के बाहर फेंक दूंगी। इसी तरह एक दिन किरण रसोई में खाना बना रही होती है। इसी दौरान उसे भूख लग जाती है और वो प्लेट में अपना खाना निकालती है। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, पहले खा लेती हूँ फिर सबको खिला दूंगी। किरण प्लेट में खाना डालती ही है कि तभी वहां उसकी सौतेली माँ पहुंच जाती है और उसके हाथ से प्लेट को छीनते हुए कहती है, अभी इस घर में मेरी तीनों बेटियों ने खाना नहीं खाया और तू पहले अपनी पेट पूजा कर रही है। बहुत शौक है गरम गरम खाना खाने का। इतना कहकर अनीता गरम गरम रोटी सब्जी जिसमें से धुआं निकल रहा होता है वो रोटी सब्जी किरण के दोनों हाथों पर पलट देती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, आज पहली बार खाने जा रही थी मैं ये गरम खाना, वरना तो मैं हमेशा आप लोगों को खिलाकर ठंडी रोटी और बची कुची सब्जियां ही खाती हूँ। ऐसी लायक है तू, भूल मत सड़क पर भीख मांग कर खाती थी तू। ये सब सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन किरण की सौतेली बहनें मॉडर्न कपड़े पहनकर हाथों में शॉपिंग बैग लेकर घर के अंदर आती हैं। मम्मी, हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, देखिए कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है बेटी, बिल्कुल मॉडर्न लग रही हो तुम तीनों। ये सब देखकर किरण भी वहां आती है। आप लोग अकेले शॉपिंग पर चले गए और मुझे लेकर भी नहीं गए। मुझे भी कपड़े चाहिए थे, क्या मैं इन कपड़ों में से कुछ ले लूं? ये सुनकर अनीता सोफे से उठकर किरण के बाल खींचते हुए, अच्छा, अब तुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए। 15 साल की थी तू जब फटे पुराने कपड़ों में इस घर में आई थी और अब यहाँ तुझे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो तुझे नए नए कपड़े चाहिए। सच में इसके तो भाव ही बढ़ गए इस घर में आकर। तभी वहां पर भूपेंद्र आ जाता है और ये सब सुनकर, अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ है? एक मामूली सा ड्रेस मांगने पर तुम उसके बालों को दरिंदों की तरह खींच रही हो। आ गया फिर से तेरा बाप इसकी नुमाइश करने। ये सुनकर तीनों बेटियां और अनीता गुस्से से वहां से चली जाती हैं। किरण की आंखों में आंसू होते हैं और वो भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह एक दिन अनीता अपनी तीनों बेटी के साथ अपनी सौतेली बेटी को भी बाजार लेकर जाती है और सौतेली बेटी से पूरे बाजार में भारी थैला उठवाती है। वहीं अपनी सगी बेटियों को ठेले पर चाट पापड़ी खिलाती है। माँ, मुझे भी चाट पापड़ी खानी है, मुझे भी खिलाए ना। माँ, इस लड़की की तो नजर हमारे खाने पीने पर ही रहती है। सच में हम जो करते हैं इसको भी करना होता है। तुझे ये सब नहीं मिलेगा, तू यहाँ से थैला उठाने के लिए आई है। कुछ देर बाद किरण को बाजार में एक प्यारा महंगा सूट पसंद आता है। माँ, ये सूट अच्छा लग रहा है, दिला दो ना। अब इतनी सी बात पर अनीता खींचकर अपनी सौतेली बेटी को भरी बाजार में चांटा मार देती है। किरण के गालों पर निशान आ जाते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मैंने आपसे ये साधारण सा सूट मांगा और आपने मेरे गालों पर तमाचा लगा दिया भरे बाजार में। सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ये सब सुनकर उसकी तीनों सौतेली बहन हंसने लगती हैं। अगले दिन सुबह किरण बालकनी में चुपचाप उदास खड़ी होती है। तभी पीछे से अनीता जाकर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है, किसको ताड़ रही है यहाँ खड़ी होकर? सोच रही है मोहल्ले की कोई औरतें दिखे जिससे तू मेरी बुराई करे, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरे हाथों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दूर खड़ा भूपेंद्र ये सब देखकर, हे भगवान, ये मेरी पत्नी दिन रात मेरी सौतेली बेटी को कितना सताती है। मैं उस रात इस लड़की को अपने लिए ये घर इसलिए लेकर आया था कि इसके साथ कोई हादसा ना हो, लेकिन मेरे घर में तो इस लड़की के साथ हर दिन एक नया हादसा होता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं अब इसकी शादी करवा दूं। अब कुछ ही हफ्तों में अपने दोस्तों से बात करके भूपेंद्र अपनी सौतेली बेटी के लिए एक अच्छे अमीर परिवार का रिश्ता ढूंढ लेता है। अनीता, मैंने किरण के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। परिवार बहुत ही गरीब है, सस्ते में निपट जाएंगे। सोच रहा हूं अब जल्दी से निपटा दूं इसको, तुम्हारे भी सिर से बोझ हल्का होगा। पहली बार आपने कुछ पते की बात की है भूपेंद्र जी। चलिए फिर फटाफट से सौतेली बेटी की शादी करवाते हैं, फिर अपनी बेटियों की अच्छे से शादी करेंगे। दूर खड़े दरवाजे पर किरण ये सब कुछ सुन लेती है। हे भगवान, मेरे पिताजी भी मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, मुझे पता नहीं था। माँ से तो प्यार मिला नहीं, अब ससुराल भी ऐसा ढूंढा है जहाँ मुझे दिन रात कष्ट होगा। अब शादी को लेकर किरण का डर बढ़ता ही जाता है और इसी डर के साथ 3 से 4 हफ्ते में किरण की शादी पूरी विधि विधान के साथ अनिकेत से हो जाती है। शादी करके किरण अपने ससुराल आती है जहां उसका बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश किया जाता है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर आओ। किरण बड़े ही प्यार से दाएं पैर से कलश गिराती है और फिर कुमकुम की थाल में पैर रखकर अपने लाल लाल पैरों की छाप छापती हुई घर के अंदर आती है
और घर के अंदर घुसते ही किरण के होश उड़ जाते हैं। किरण का ससुराल काफी आलीशान होता है। हे भगवान, ये है मेरा ससुराल, इतना बड़ा, इतना आलीशान। और ये मेरी जेठानियां, इन्होंने कितनी स्टाइलिश साड़ी पहनी है। लेकिन पापा ने तो कहा था कि मेरी शादी गरीब घर में हो रही है। कहाँ खो गई देवरानी जी? लगता है अभी तक अपनी मम्मी पापा को याद कर रही हैं। हाँ, माता पिता की याद तो आती ही है हर बहू को। चिंता मत करो बहू, शुरू में अपनी माँ को जितना याद कर रही हो उससे कहीं ज्यादा प्यार तुम्हें तुम्हारी सास से मिलेगा, और फिर तुम खुद अपने मुंह से कहोगी, माँ से प्यारी सास हमारी। ये सुनकर तीनों जेठानियां हंसने लगती हैं। हंसी की आवाज सुनकर किरण के मुंह पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा चलिए जेठानी जी, अब हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं, आप आराम कर लीजिए। हाँ भाभी, आप किरण को कमरे में ले जाओ, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। अब अनिकेत चेंज करके चला जाता है और किरण अपने कमरे में आराम करती है। लेकिन आधी रात को किरण को बहुत ठंड लगने लगती है और ठंड से कांपते कांपते सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह वंदना अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां उसकी बहू रजाई के अंदर ठंड से कांप रही होती है। अरे मेरी बहू तो ठंड से कांप रही है, लेकिन बगल में रखा हुआ हीटर उसने नहीं जलाया। चलो अब मैं जला देती हूँ। अब वंदना हीटर जला देती है। घर में हल्की सी गर्माहट पैदा होती है, जिससे किरण को काफी अच्छी नींद आती है। दूसरी तरफ किरण की तीनों जेठानियां सुबह का खाना बनाकर घर वालों को खिला देती हैं। देखते देखते 12 बज जाते हैं और किरण नींद से उठती है। हे भगवान, पहले दिन ही अपने ससुराल में 12 बजा दिए उठने में मैंने। और ये हीटर किसने जलाया? लगता है इसी की गर्माहट से मुझे इतनी देर तक नींद आई है। ऐसी सुकून की नींद मुझे कभी अपने मायके में नहीं आई। अब किरण फटाफट हीटर बंद करके नहा धोकर सबके सामने आती है। अरे बहू, उठ गई तुम, और हीटर तुमने? अब हीटर शब्द सुनते ही किरण को अपनी माँ की मार याद आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने अपने कमरे का हीटर नहीं जलाया। पता नहीं उस हीटर को किसने जलाया, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी नहीं जलाऊंगी हीटर, और ना ही मैं कभी इतनी देर तक सोऊंगी। वंदना किरण को घबराते देखकर सोफे से उठकर उसके पास आती है और उसके माथे को सहलाते हुए कहती है, अरे किरण, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी सी बात पर इतना क्यों घबरा गई? सुनो, तुम्हारे कमरे का हीटर मैंने जलाया था ताकि तुम अच्छे से सो पाओ, क्योंकि तुम ठंड से कांप रही थी। और हाँ, मुझे तुम्हारे लेट उठने से कोई समस्या नहीं है। मतलब मैं हीटर जलाकर सो सकती हूँ? तभी तीनों जेठानियां, हाँ बिल्कुल, सासू माँ ने वो हीटर लगाया ही कमरे में इसलिए ताकि हम लोग आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। अरे इतनी अच्छी नींद तो मुझे मेरी माँ नहीं लेने देती थी, जितनी अच्छी नींद मुझे मेरी सास लेने देती है। ससुराल में ये सास नहीं माँ है, लेकिन माँ से भी कहीं ज्यादा प्यार करती हैं। सही कहा, तभी तो हम कहते हैं ना, माँ से प्यारी सास हमारी। अब किरण को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद किरण अपने कमरे में जाती है। तभी उसके पिता का फोन आता है। बेटी कैसी हो, सब ठीक तो है ना ससुराल में? हाँ लेकिन पिताजी, मैंने तो आपके मुंह से सुना था कि आप मेरी शादी किसी गरीब परिवार में करा रहे हैं, पर ये लोग तो बहुत अमीर हैं और अभी तक मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। आगे का नहीं पता। आगे भी सब ठीक ही रहेगा। और मैंने उस दिन तुम्हारी माँ से झूठ कहा था कि वो लोग गरीब हैं, ताकि वो फटाफट तुम्हारी शादी करवा दे। चलो अपना ध्यान रखना, बाद में बात करता हूँ, तुम्हारी माँ आ रही है। अब रात को किरण अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। खाना बन गया है, चलो अब हम लोग खिला देते हैं सबको। अब तीनों जेठानियां अपने तीनों पति, देवर और सास ससुर को खाना खिलाने लगती हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ अच्छा तो बनेगा, तुम्हारी पत्नी ने जो बनाया है। अच्छा, खाना छोटी बहू ने बनाया। बहू, खाना काफी स्वादिष्ट है। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद तीनों जेठानियां खाना खाने बैठती हैं। जेठानी जी, रोटियां खत्म हो गई हैं, मैं बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तुम अपनी जेठानी के साथ बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। आप क्यों बना रही हैं? मैं जाती हूँ ना बनाने माँ जी। अरे देवरानी जी, हमारी सास ऐसी हैं, अपने हाथ से गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है हमें। और क्या, जब तुम मुझे तवे से गरम गरम फुलके निकाल कर खिला सकती हो तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए अब तुम चारों बैठो, मैं बनाकर लेकर आती हूँ रोटियां। अब वंदना गर्मा गर्म फुलके सेक कर अपनी चारों बहू को खिलाती है। मेरी सास कितनी अच्छी हैं, अपने हाथ से गरम रोटी बनाकर खिला रही हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायके में गरम खाना खाने जाती थी तो मेरी माँ मेरे हाथों पर गरम गरम खाना ही गिरा देती थी ताकि मैं खाना ही ना खा पाऊं। बहू, मेरी बच्ची, कहाँ खो गई तुम? रोटी ठंडी हो रही है, खाओ इसे। हाँ हाँ, खाओ खाओ। लगता है अपनी माँ की याद आ गई देवरानी जी को। पर मुझे तो लगता है कि माँ भी एक पल को ताने मार देती, पर हमारी सास नहीं, क्योंकि हमारी सास तो हमें हमारी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है।
सही कहा तुमने, ऐसी सास तो हर लड़की को मिलनी चाहिए ताकि उसे अपनी माँ की कमी कभी ससुराल में ना खले। ये सुनकर किरण भी मुस्कुराती है। अब उसे अपने ससुराल में थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अगले दिन तीनों जेठानी, माँ जी चलिए ना मार्केट चलते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं की। हाँ हाँ चलो, मैंने कभी मना किया शॉपिंग से? अपनी देवरानी को भी ले लो। अब किरण को लेकर सभी लोग मॉल जाते हैं और फिर सभी लोग अपनी पसंद के कपड़े देख रहे होते हैं। तभी किरण को एक डिजाइनर साड़ी पसंद आती है और किरण प्राइस देखकर उस साड़ी को छोड़ देती है। फिर दूसरी तरफ जाकर किरण कम प्राइस के कपड़े पसंद करने लगती है। बहू मेरी बच्ची, तुम्हें ये पसंद है क्या? हाँ माँ जी, ये ठीक लग रहा है। किरण ये तो बहुत सस्ता है, तुम इसे क्यों पसंद कर रही हो? अभी तो तुम उस तरफ खड़ी थी एक सुंदर सी ड्रेस को पकड़कर, वो क्यों नहीं लिया तुमने? वो जेठानी जी, वो बहुत महंगा है। अरे बहू महंगा है तो क्या हुआ, तुम्हें तो पसंद है ना, चलो जाकर उस ड्रेस को लेकर आओ। नहीं माँ जी, वो बहुत महंगा है। किरण, हमारी सासू माँ के लिए प्राइस से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी खुशी है। बिल्कुल, बहू घर की लक्ष्मी होती है, मैं उसको जितना खुश रखूंगी मेरे घर में उतनी ही बरकत आएगी। अब बड़े ही प्यार से वंदना अपनी छोटी बहू को उसके पसंद के सभी कपड़े दिलाती है। अरे माँ जी ने तो एक बार में मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिला दिए, और एक मेरी माँ थी जो भरे बाजार में मुझे थप्पड़ लगा देती थी अगर मैं उनसे कोई भी महंगी चीज मांगती थी तो। अब शॉपिंग बैग लिए किरण के हाथ दर्द करने लगते हैं। मेरे हाथ। अरे बहू, लगता है शॉपिंग बैग का वजन काफी ज्यादा है, तुम भी काफी पतली दुबली हो, लाओ इसे मैं पकड़ लेती हूँ। अब वंदना अपनी बहू के हाथ से शॉपिंग बैग लेकर अपने हाथ में ले लेती है। हे भगवान, एक मेरी सास है जो मेरे हाथ में इतना वजन देख नहीं पा रही, और एक मेरी माँ थी जो जबरदस्ती मुझसे भारी भारी थैला उठवाती थी बाजार में। अब सभी लोग मॉल से निकल जाते हैं। तभी आधे रास्ते पर तीनों जेठानी की नजर चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, मोमोज, चाउमीन जैसे जंक फूड पर जाती है। माँ जी मुझे चाट पापड़ी खानी है, बहुत मन कर रहा है। मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है माँ जी गोलगप्पे खाने का। मुझे तो गरम गरम मोमोज खाने हैं। हे भगवान, ये लोग माँ जी से कितनी जिद कर रहे हैं, कहीं माँ जी को गुस्सा ना आ जाए। अरे भाई साहब, मेरी बहुएं जो जो कह रही उन्हें खिला दो। छोटी बहू, तुम क्या खाओगी? मैं ये चाट पापड़ी खा सकती हूँ। हाँ बहू, भैया मेरी चारों बहू के लिए उनकी पसंद का जंक फूड लगा दो, मेरे लिए भी चाट पापड़ी लगा देना। अब चारों बहू अपनी सास के साथ चाट, पापड़ी, गोलगप्पा, मोमोज, चाउमीन खाती हैं। देखा देवरानी जी, हमारी सासू माँ कितनी अच्छी, हमारे साथ साथ खुद भी चाट पापड़ी खा रही है। एक बात कहूँ मैडम जी, बुरा मत मानिएगा, पर इतनी जिद तो किसी बेटी की माँ भी पूरी नहीं करवाती जितनी आपकी सास करवा रही हैं। हाँ भैया, हमें ये बात पता है कि हमारी माँ से भी ज्यादा हमारी सास हमें प्यार करती, तभी तो हम कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। बिल्कुल सही कहा, हमारी सास हमारी माँ से भी बहुत ज्यादा प्यारी है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं, माँ का प्यार तो पता नहीं कैसा होता है, पर सास का प्यार से पता चला कि माँ से अच्छी भी सास हो सकती है। सच में माँ से प्यारी है मेरी सास। बहू कहाँ खोई खोई रहती हो, चाट पापड़ी कैसा लगा खाने में? माँ जी ये बहुत अच्छा है। इसके बाद अब लोग घर आ जाते हैं। अब अगले दिन किरण छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी पड़ोस की कलावती छत से, अरे तुम तो वंदना की छोटी बहू हो ना? पड़ोसन की आवाज सुनकर किरण फटाफट अपने सिर पर घूंघट कर लेती है और धीरे से कहती है, जी मैं उन्हीं की छोटी बहू हूँ। अरे तुम इतना क्यों घबरा गई बहू, और सर पर घूंघट क्यों कर लिया? जहाँ तक मुझे पता है वंदना तो पूरे खुले विचारों की है, और तो और पूरा मोहल्ला जानता है कि वंदना अपनी बहुओं से उनकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। किरण कुछ बोलती, उतने में पीछे से वंदना आती है और बात को संभालती है। अरे अभी मेरी बहू नई नहीं है ना कलावती, इसीलिए थोड़ा घबरा रही है। चलो बहू नीचे चलो। अब नीचे आकर किरण रसोई में खाना बनाने लगती है। किरण जैसे ही मसाले का डिब्बा खोलकर सब्जी में मसाला डालने की कोशिश करती है कि वो कांच का डिब्बा उसके हाथ से छूट जाता है और सारा मसाला जमीन पर गिर जाता है। इतने में तीनों जेठानी भी वहां आ जाती हैं और ये देखकर किरण घबराते हुए बोलती है, मुझसे गलती हो गई जेठानी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस मेरा हाथ स्लिप कर गया था, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। किरण जैसे झाड़ू मारना शुरू करती है, आरोही किरण का हाथ पकड़ लेती है। रुको देवरानी जी, ये सब छोड़ो, आज हमें आप पहले ये बताओ कि आप हर छोटी छोटी बात पर इतना घबरा क्यों जाती हो, कोई टेंशन है क्या? हाँ हाँ, ये तो मुझे भी जानना है, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा समय गुमसुम रहती हो। हाँ माँ जी भी अच्छी हैं, फिर भी इस तरह डर क्यों देवरानी जी, बताइए। अब जेठानियों के बार बार पूछने पर किरण अपना अतीत उनके सामने खोलती है। दरअसल जेठानी जी, मेरी अपनी माँ नहीं है, मैं जिस घर में पली बड़ी हूँ वो मेरे सौतेले माँ बाप थे।
पिताजी तो ठीक थे, पर मेरी माँ बहुत हैवान थी। वो मुझे पल पल तड़पाती थी, मारती थी, पीटती थी, हर गलती पर सजा देती थी। कई बार मेरे शरीर पर गहरे जख्म भी आए, इसीलिए अब हर गलती पर मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से वही सब ना हो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ससुराल में ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी सासू माँ ऐसी नहीं है। हमारी सासू माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ किरण कि तुम्हारी माँ ऐसी थी। हम लोगों की माँ तो बहुत अच्छी थी, और भगवान का शुक्र है कि सास भी ऐसी मिली है जो माँ से भी ज्यादा प्यार करती हैं। हाँ, और तुमने कई बार सुना भी होगा हमारे मुंह से, क्योंकि हम कई बार कहते भी हैं कि माँ से प्यारी सास हमारी, क्योंकि वो सच में हमें माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इसकी चर्चा माँ जी से कभी मत कीजिएगा। अब इस दिन के बाद से धीरे धीरे किरण अपने ससुराल में घुलने मिलने लगती है। अब जिठानियों के साथ बाहर खाना, शॉपिंग करना, सास के साथ बैठकर हंसी ठहाका करना, टीवी देखना जैसी छोटी छोटी मस्तियां करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन किरण से मिलने उसकी सौतेली माँ आती है। किरण के चेहरे पर फिर से एक उदासी और डर छा जाता है। तभी तीनों जिठानियां उसके अगल बगल में खड़ी होकर, अच्छा, तो ये है आपकी माँ देवरानी जी, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अरे समधन जी, आप आइए ना, बैठिए। मेरे पति तो कह रहे थे कि वो इस अनाथ की शादी एक गरीब घर में करा रहे, पर ये तो यहाँ आलीशान घर में रह रही है, वो भी खुशी से। मैं तो इसकी तड़प देखने आई थी, पर ये तो तंदुरुस्त हो रही है अपने ससुराल में। अब इसको परेशान मैं करूंगी। कहाँ खोई हुई हो माँ जी, अंदर आइए। आ रही हूँ बहू। अब अनीता अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसका आलीशान कमरा देखकर हैरान रह जाती है। तभी किरण घबराती है, वो अपनी सौतेली माँ के लिए खाना लेकर आती है। माँ, ये लो खाना खा लो। अब एक निवाला खाते ही अनीता खाने की थाली किरण के मुंह पर फेंक देती है, फिर उठकर उसके बालों को खींचने लगती है। ऐसे बनता है खाना? खाना बनाना भूल गई है क्या यहाँ आकर? और तू तो यहाँ बड़ी महारानी बनी फिर रही है। तेरा बाप तो कह रहा था कि तेरी शादी एक गरीब घर में हो रही है। हाँ माँ। किरण की आवाज सुनकर कमरे के सामने से गुजरती तीनों जिठानियां अंदर आ जाती हैं। अरे क्या हुआ देवरानी जी? और ये खाना किसने गिराया यहाँ? अब अनीता फटाफट सती सावित्री बन जाती है। बोलो देवरानी जी, डरो मत, क्योंकि आधी से ज्यादा सच्चाई तो हमें पता ही है आपकी माँ के बारे में। बताइए, क्या ये थाली इन्होंने गिराई है? नहीं, इन्होंने नहीं गिराया, गलती से गिर गया था बस। अब रात को किरण की सौतेली माँ कमरे में किरण के साथ, बहुत महंगी साड़ी पहनी है तूने, चल ऐसी एक आध साड़ी मेरे बैग में भी भर दे, और साथ ही कुछ गहने भी भर दियो। अब चुपचाप किरण अपनी अलमारी से सारी महंगी महंगी साड़ियां, सारे गहनों के डिब्बे अपनी माँ के बैग में भर देती है। ये सब पाकर भी अनीता खुश नहीं होती। उसका लालच और बढ़ जाता है और अगले दिन वो अपनी बेटी के बाल खींचकर जबरदस्ती उससे पैसे मांगती है। चुपचाप से मुझे पैसे दे, मैं जानती हूँ इस आलीशान ससुराल में तूने बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने कोई पैसे जमा करके नहीं रखे, और मेरे ससुराल में मुझे पैसे रखने की जरूरत पड़ती नहीं है माँ। मेरी सास बिना बोले सब कुछ कर देती है। झूठ बोलती है मुझसे। अब अनीता बाल के साथ साथ हाथ भी मोड़ने लगती है कि तभी कमरे में वंदना और उसकी तीनों बड़ी बहुएं घुस जाती हैं और सारा नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। अनीता जी, ये क्या कर रही हैं आप मेरी बहू के साथ? माँ जी, ये किरण की सौतेली माँ है और इसी तरह से परेशान करती है हमारी देवरानी को। यह सुनकर वंदना खींचकर अनीता के गाल पर चांटा लगाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? मैं अपनी बहुओं को अपनी छोटी बच्ची की तरह रखती हूँ। किरण, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ इतना अत्याचार कर रही थी और तुम अपने ससुराल में भी चुप थी, क्यों किरण? यह सब सुनकर किरण की चुप्पी टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी ही गलती है जेठानी जी, जो मैं चुप थी। मुझे लगा था कि मेरी सौतेली माँ अब सुधर गई होंगी, लेकिन नहीं। अब तो इनका अत्याचार के साथ साथ लालच भी बढ़ गया है। इन्होंने खुद तो मुझे कभी सारी जिंदगी प्यार नहीं किया, और अब जब मुझे मेरे ससुराल में प्यार, इज्जत, सम्मान मिल रहा है तो वो भी इनसे देखा नहीं जा रहा। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया बहू? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी इस माँ को अपने घर की दहलीज भी नहीं लांघने देती। अनीता जी, यहाँ से चली जाइए, वरना मैं ऐसा एक्शन ले लूंगी आपके ऊपर कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगी आप। अब सभी लोग धक्के मार मार कर अनीता को घर से बाहर निकाल देते हैं और किरण को गले से लगा लेते हैं। इस दिन के बाद से किरण के माथे से उसकी सौतेली माँ का छाया हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और वो अपने ससुराल में अपनी सास से ही माँ जैसा प्यार पाकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।